हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर। इस चैप्टर में हम बात करेंगे क्या वर्क क्या होता है साइंटिफिकली, अगर हम बात करें तो उस वर्क को क्या डिफाइन किया गया है, पावर क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्क, पावर, एनर्जी। तो सबसे पहला टॉपिक हम बात करेंगे वर्क या वर्क डन। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं नॉर्मली, हम जब बात करते हैं वर्क क्या होता है काम, है ना। तो अगर हम बात करें नॉर्मली, हम बोलते हैं ना यार ये काम कर दो वो कर दो, ऐसे यहाँ पे नहीं है। साइंटिफिकली क्या है इसमें बताया गया है कि स्पेशली वर्क कैसे होता है। वर्क तब होता है, समझिए, जब भी हम एक बॉडी को क्या करते हैं, पुश करें या पुल करें, मतलब आप फोर्स लगाओ एक बॉडी पे और वो बॉडी मूव कर जाए, मतलब आपको क्या कंडीशन है, फोर्स भी लगाना है और साथ साथ बॉडी मूव कर जाए, तब आप इसे क्या कहा जाता है, वर्क कहा जाता है। तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स एंड अ बॉडी डिस्प्लेसेस ड्यू टू दिस फोर्स। इस फोर्स की वजह से ये बॉडी क्या कर जाती है, मूव कर जाती है। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, आपका वर्क डन हो जाता है। समझ आया, जब आपने फोर्स लगाया बॉडी मूव कर गई तो क्या हो गया, आपका वर्क डन हो गया। समझ आएगी। चलिए, तो अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम बात करते हैं तो वर्क डन होता क्या है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ वर्क डन, product of force and displacement. It is defined as the product of displacement and force. तो दो चीजें हैं, एक तो फोर्स लगना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट of the body in the direction of force, तो आप समझना है क्या होता है, ये चीजें कैसे क्या समझा रहे हैं, ये चीज समझते हैं। देखिए, एक तो क्या सिंपल फोर्स है, दूसरा क्या है, उसकी जो आपको डिस्प्लेसमेंट लेना है वो क्या होना है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स में। जैसे इस केस में देखते हैं, आपने फोर्स लगाया और बॉडी इसी डायरेक्शन में मूव कर गई, तो वर्क डन इसका सिंपल हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल टू F इनटू D। क्लियर। सपोज करिए एक आप केस ले लेते हैं, सपोज करिए एक प्लैंक था, ऐसे थीटा एंगल था, मतलब इस तरीके से है। क्लियर। तो बॉडी अगर हमारी ऐसे रखी गई थी, ठीक है, इस तरीके से फोर्स हमने लगाया इस डायरेक्शन में। देखिए अभी बॉडी जो हमारा ना प्लैंक, मतलब ये जो हमारा जो ट्रायंगल से बना रखा है, ये एक प्लैंक है, प्लेटफॉर्म है जिसमें ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, अब फोर्स लगाया गया, फोर्स जब लगाया गया तो भैया ऑब्वियस बात है कि बॉडी इस दीवार प्लैंक के अंदर तो जाएगी नहीं, ये क्या करेगी, बॉडी इधर को मूव कर जाएगी, है ना। बॉडी इधर को मूव करते करते यहां तक पहुंच गई, तो बॉडी ने मूवमेंट कितना किया, S इधर को। ठीक है, तो अब हमारा जो हमारी डेफिनेशन के हिसाब से क्या कहता है, वो बोलता है कि देखो फोर्स ये रहा, है ना, डिस्प्लेसमेंट ये रहा, लेकिन वो बोलता है आपको कौन सा डिस्प्लेसमेंट लेना है, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब जो ये डिस्प्लेसमेंट है फोर्स की डायरेक्शन में कितना हुआ, मतलब आपको ये वाली वैल्यू चाहिए, है ना, कि इधर को कितना फोर्स हुआ, इधर को कितना मूवमेंट हुआ। तो हम यहां बोलते हैं ये एंगल थीटा है तो ये थीटा हो गया। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगती है, उसमें क्या होता है उसके हिसाब से देखिए, अगर हम बात करते हैं ये क्या निकल के आएगा, इसको हम x मान लेते हैं, तो आप बोलोगे x अपॉन s इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू cos थीटा। तो x की वैल्यू आ गई यहां से s cos थीटा, क्या आ गई, s cos थीटा। तो x की जगह पे हम डाल देते हैं s cos थीटा। लॉजिक समझ आया क्या हुआ, हमने फोर्स लगाया इधर को, लेकिन बॉडी डिस्प्लेस कर रही है ऊपर को। ठीक है, तो जब बॉडी ऊपर को डिस्प्लेस कर रही है तो हमारे को क्या करना है, हमारे को बोला है कि हमें वो वाला कंपोनेंट लेना है, जो डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट लेना है जो कि डायरेक्शन ऑफ द फोर्स की तरफ है। तो फोर्स तो इस डायरेक्शन में था, तो ये जो इधर को ऊपर को जो फोर्स आएंगे वो डिस्प्लेसमेंट आपका वो दो कंपोनेंट में टूट जाएगा, एक तो परपेंडिकुलर वर्टिकली ऊपर और एक हॉरिजॉन्टली। तो हमें खाली हॉरिजॉन्टली वाला लेना है, इसको हमने ट्रिग्नोमेट्री से निकाला, वो आया s cos थीटा। तो f इधर है, s cos थीटा इधर को मूव किया, तो यहां पे वर्क डन का फॉर्मूला हो गया W इज इक्वल टू F S cos थीटा। ये आपका जनरल फॉर्म बन गया, समझ आ गया। अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल थीटा हो जाएगा तो आपका वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा FS cos थीटा। तो आपको जनरल फॉर्म ही याद रखनी है, वर्क डन इज इक्वल टू FS cos थीटा। ठीक है जी, ट्रिग्नोमेट्री का रूल है, यहाँ पे लग जाएगा थोड़ा सा। cos थीटा की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, और जो बीच में 30 60 इनकी वैल्यूज भी आपको पता होनी चाहिए। क्लियर। तो एक बार नोट भी करा देते हैं।
आपको लिख ही देते हैं, देखो cos 0 जो यूज होने वाली है आपको, cos 0 आपकी 1, cos 30 √3/2, cos 60 पहले 45 ले लेते हैं, cos 45 1/√2, cos 60 हाफ, cos 90 0। ये आपको कुछ एंगल्स है जिनकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, जो कि इस चैप्टर में यूज होगा। समझ आ गया? तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज डिफाइंड एज द फोर्स अप्लाइड इनटू प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट क्या लिया या सीधा कह दीजिए फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो उसका फॉर्मूला बन जाता है W = Fs cos थीटा। सिंपल समझ आ गया होगा? तो आपको बस ये फॉर्मूला यूज करना है, W = Fs cos थीटा। क्लियर? चलिए, तो हमारे को वर्क डन समझ आ गया। वर्क डन क्या हो गया? वर्क डन का फॉर्मूला हमारे को मिल गया Fs cos थीटा, ये हमें पता लग गया। क्लियर? तो अब हम इसको यूज करके अब हम ना अलग अलग केसेस देखते हैं क्या क्या हो सकता है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहला केस देखते हैं, केस नंबर 1। हमने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट को पुश किया, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट भी बिल्कुल उसी डायरेक्शन में सीधा सीधा चले गया। ठीक है, फोर्स को इधर को लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी उधर चले गया, तो इस टाइम पे वर्क डन कितना होगा? सिंपल लॉजिक है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ, इस बार एस की जगह पे हम क्या बोल देंगे? डी। अच्छा देखिए, फोर्स भी इधर को, डिस्प्लेसमेंट भी इधर को, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा? 0, cos 0। ठीक है, तो रख देते हैं F = वर्क डन = F × D। cos 0 होता है 1, तो आपका वर्क डन पहला मिल गया। इस वर्क डन को एक और नाम से जाना जाता है पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन। क्लियर? पहला केस समझ आ गया। सेकंड केस, अभी क्या है इसमें, हमने क्या है, बॉडी पे फोर्स लगाया, इधर को बॉडी पे फोर्स लगाया इस साइड को, ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, मतलब दीवार थी वो मूव ही नहीं करा, या बॉक्स जमीन पे गड़ा हुआ था मूव ही नहीं किया, तो ऐसे केस में सीधा वर्क डन कितना हो जाता है? 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है तो डी की जगह पे 0 रखेंगे, अपने आप 0 आ जाएगा। क्लियर? थर्ड केस क्या है? आप खड़े थे डब्बे को लेके, है ना, इस बार फोर्स ही नहीं लगाया, अगर हमने फोर्स ही नहीं लगाया तो वर्क डन तभी भी क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो ये दोनों केस क्या है? वर्क डन इज इक्वल टू 0 वाले केस। फोर्थ केस जैसे लाइक कूली होता है, कूली ने क्या किया, सामान पे फोर्स लगाया ऊपर को, ठीक है, और अपना तो आगे मूव करता चले गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया इधर को, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल आ गया 90 डिग्री, मतलब उसने सामान ऊपर उठा लिया और ऐसे मूव करता चले गया, तो ऐसे में केस में वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। क्यों होगा 0 आप समझते हैं। हमने पता है, हमें फॉर्मूला पता है, W = क्या होता है? F × S, ऐसी जगह पे क्या देगा? D। cos 0 की जगह पे है 90, cos 90 की वैल्यू ही 0 हो जाती है, इसलिए वर्क डन कितना हो गया? 0। ठीक है, तो इस सारे केस में वर्क डन क्या हो रहा है? ये 3 केस, 1 2 3, तीनों केस में वर्क डन कितना हो गया? 0। फिफ्थ केस में देखते हैं। ठीक है, फिफ्थ केस कैसा है? अगर हमने बॉडी को, ठीक है, इस तरीके से सर्कुलर पाथ पे घुमाया है, सर्कुलर पाथ पे घुमाया है, इस तरीके से गोल 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 घुमा रहे हैं, ठीक है, अगर या फिर हम बोले कि बॉडी ही पूरा क्या कर रही है? सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रही है, तो याद रखिएगा ऐसे जब केस होता है तो फोर्स क्या होता है? उस पर लगता है फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर को लगता है, या सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, दोनों के दोनों। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट, अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकाले तो वो हमेशा क्या हो गई? उसकी जो डायरेक्शन होगी टेंजेंट के अलॉन्ग होगी, किसके अलॉन्ग होगी? टेंजेंट के अलॉन्ग, तो उसके बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री का। तो हमेशा यहाँ पे भी ऐसे ही सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन जब होता है तब आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? डिस्प्लेसमेंट तो होता है लेकिन एंगल क्या होता है इन दोनों के बीच में? 90 डिग्री। सेम केस जैसे यहाँ पे था, तो ये वर्क डन कितना आ गया? 0। समझ आ गया? तो पहले वाले केस में जब हमने फोर्स और जो ये दोनों सेम डायरेक्शन में थे तो FD आ गया, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क डन 0, फोर्स 0 वर्क डन 0, और अगर आपका एंगल 90 डिग्री है, इन दोनों केसेस में एंगल 90 डिग्री है तभी भी 0। क्लियर? अगला एक केस, लाइक जैसे सपोज करो आपका कोई ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, ढलान थी, ऊपर से कोई पत्थर रोल करता हुआ आ रहा था,
ठीक है, रोल करता हुआ नीचे को आ रहा है। अब आपने क्या किया, आप नीचे आ गए, आपने इसको रोकने की कोशिश करी, रोक पा नहीं रहे, बस आपने फोर्स लगाया इधर को, फोर्स आपने इधर को लगाया और उस बॉडी उसके अगेंस्ट में इधर को मूव कर रही है, डिस्प्लेसमेंट। इस बार क्या हो जाता है, इन दोनों के बीच में एंगल आ जाता है 180 का। कितने का आ जाता है, 180 डिग्री। मतलब आपने फोर्स लगाया है ना, लेकिन बॉडी धक्का आ रहा है, जैसे बस आ गई, सपोज कर रही है बस या बाइक आ गई, आपने वो बाइक को रोका, लेकिन बाइक की स्पीड हो रही है, जैसे वो थोड़ा सा टाइम लग गया है ना। तो ऐसे केसेस होते हैं जैसे आप कोई बॉडी को डी एक्सेलरेट कर रहे हो, रोकने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसे केस में आता है एंगल कितना हो जाता है 180। तो ऐसे में याद रखिएगा फोर्स F इंटू डी कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो -F इंटू डी, इसीलिए हम कहते हैं नेगेटिव वर्क डन। तो ये 6 केस जो है वो है नेगेटिव वर्क डन का, नेगेटिव वर्क डन। समझ आ गया। तो हमारे पास ऐसे अलग अलग केसेस बन जाते हैं, पॉजिटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन एंड नेगेटिव वर्क डन। समझ आ गया। तो वर्क डन भी नेगेटिव हो सकता है। क्लियर रहेगा, ये चीज समझ आ गई, क्लियर। एक और चीज समझते हैं यहाँ पे ही, अब वर्क डन की यूनिट क्या होती है। हमने वर्क डन तो फॉर्मूला पढ़ लिया, अब यूनिट की बात कर लेते हैं, यूनिट ऑफ वर्क डन, है ना। तो वर्क डन की यूनिट जो ऐसा यूनिट होती है वो याद रखिएगा जूल होती है। क्या होती है, जूल, JOULE, इट इज जूल। ज्यादातर आपको यूल यूज करने को मिलेगा, ठीक है। सीजीएस यूनिट अगर हम बात करें सेंटी वाला है ना, जो सेंटीमीटर वाला जो रहता है सिस्टम है ना, तो सीजीएस यूनिट में आता है ये अर्ग, एनर्जी। और देखो एनर्जी हो गई, वर्क डन हो गया, इनकी यूनिट सेम होती है, ठीक है। एनर्जी और वर्क डन कंसेप्टली अगर बात करें तो सेम ही है, ठीक है। तो इसी तरीके से, इसी वजह से क्या होता है, इनकी यूनिट सेम होती है, जूल, अर्ग, कैलोरीज, ये सारी इनकी क्या यूनिट्स है। समझ आ गया, कोई डाउट। अलग अलग केसेस जो होते हैं वो समझ आ गया होगा, ठीक है। तो वर्क डन क्लियर हो गया। वर्क डन इज डिफाइंड एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट होगा वो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स में होना चाहिए। क्लियर, यहां तक समझ आ रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समझ आ गया होगा व्हाट इज वर्क, समझ आ गया आपको। चलिए हमें यूनिट भी समझ आ गई, ऐसा यूनिट है इसकी जूल। तो कुछ छोटी छोटी चीजें पूछ लेते हैं। अगर हम बोलते हैं है ना, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग, अगर आपसे पूछा जाए अर्ग में बताइए, अर्ग मतलब बेसिकली सीजीएस सिस्टम में अगर हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं तो कितना होता है, 1 जूल में कितना अर्ग होता है, ठीक है। तो वर्क डन का अगर हम बात करें तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ये तो लॉजिक है ना, यही है लॉजिक। चलिए तो अगर हम बात करें इधर 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 देख लेते हैं, ऐसा यूनिट वाला सिस्टम ले लेते हैं, इधर सीजीएस सिस्टम ले लेते हैं, ऐसा ही एमकेएस भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम बोलते हैं फोर्स की यूनिट क्या होती है 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर में, क्लियर। अब इसे चेंज करना है, 1 मीटर को कितने, 1 मीटर को सेंटीमीटर, पहले हम न्यूटन को देखते हैं। न्यूटन को डाइन में बदलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा यूनिट में क्या होता है, न्यूटन होता है, और सीजीएस सिस्टम में उसे डाइन कहते हैं, ठीक है। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन, ये तो हमें पता है। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 10 की पावर 5 डाइन, ये 1 लाख डाइन के बराबर होता है, क्लियर। अब मीटर है, इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, तो 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर हम बात करें 1 न्यूटन मीटर, या हम बोलते हैं जिसे जूल बोल रहे हैं, 1 न्यूटन मीटर ही जूल होता है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर, या फिर इसे हम बात करते हैं अर्ग। तो ये आपको ये चीज याद रखनी है, क्लियर, समझ आ गया। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि बताओ एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, वो चीज पूछी जाती है, कोई डाउट, ठीक है, क्लियर। अब अगर कभी कभी बोल देगा डेफिनेशन ही बताओ 1 जूल कितना होता है, 1 जूल कुछ नहीं है, आप सीधा डेफिनेशन बोलोगे यहां से, 1 जूल इज इक्वल टू द डिस्प्ले इज इक्वल टू 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट डन बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं 1 जूल क्या होता है, 1 जूल होता है अगर एक बॉडी 1 मीटर मूव करती है व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड। तो आप ये बोल सकते हैं 1 जूल इज द वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी बाय 1 मीटर बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। 1 न्यूटन फोर्स लगा के जब आप एक बॉडी को 1 मीटर मूव कराते हो तो वो क्या हो जाता है, 1 जूल वर्क किया होता है। समझ आ गया यहां तक। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पे करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वर्क डन, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन 20 न्यूटन। अब देखो 20 न्यूटन दिया है तो फोर्स मिल गया,
तो आपको सॉल्यूशन सिंपल करना है, इसका सॉल्यूशन सिंपल है। फोर्स कितना दे रखा है 20 न्यूटन, गुड। यूज टू मूव अ ऑब्जेक्ट बाय 50 सेंटीमीटर, देखिए 50 सेंटीमीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो एस कितना हो गया 50 सेंटीमीटर। याद रखिएगा सेंटीमीटर में नहीं रखना है, आपको वैल्यू क्या रखनी है, मीटर में रखनी है, तभी वो जूल में आंसर आएगा आपको, क्लियर। अच्छा यहाँ पे एक चीज समझिए, अगर कोई डायरेक्शन नहीं दे रही, इसका हम मान लेते हैं कि वो सीधी बॉडी एक ही दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में फोर्स है, क्लियर, समझ आ गया। चलिए तो वर्क डन का फॉर्मूला कुछ नहीं है, वर्क डन का फॉर्मूला है F इंटू एस। एफ क्या है 20, एस कितना है 50, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करो मीटर में तो डिवाइड बाय 100 इंटू, हम उस डायरेक्शन सेम है तो कॉस की लिखने की जरूरत नहीं है, कॉस अगर जीरो बोले तो वो कितना होता है 1 होता है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, इधर जीरो एक जीरो से कटा, जीरो एक जीरो से जीरो कटा, तो आपका आंसर आ गया 10 जूल्स, ठीक है। 10 जूल्स आपका क्या हो गया, 4 वर्क डन हो गया, क्लियर, ध्यान से समझ आ गया होगा, सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन इसी तरीके से देखते हैं। यहां क्या बोला है, कैलकुलेट द वर्क डन, वर्क डन करना है, फोर्स आपका है 500 न्यूटन, बॉडी 8 सेंटीमीटर मूव करी है, एस कितना है 8 सेंटीमीटर। अच्छा यहां देखिए एंगल जो है वो जो मूवमेंट हुई है वो एंगल कितने हुए 60 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो यहाँ पे थीटा कितना आ गया 60 डिग्री आ गया आपके पास, ठीक है, 60 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स से कितना 60 डिग्री का एंगल है। चलिए अब लगाते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस, एस सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करिए, हमेशा याद रखना है सेंटीमीटर में होगा मीटर में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर में होगा तभी मीटर में करना है, मीटर में करना जरूरी है कन्वर्जन, ठीक है। यहाँ गलती करते हैं लोग, मैक्सिमम टाइम्स गलत यहीं पे होता है। cos 60 की वैल्यू हमने आपको बताई थी, cos 60 इज इक्वल टू हाफ। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से घटा 8 तो 4, 4 5 जा 20 जूल्स, तो ये आपका आंसर हो गया, क्लियर। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन देखनी है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, सिंपल रहता है, लॉजिक वही है कि आपको क्या करना है, फोर्स देखना है, डिस्प्लेसमेंट देखना है, उनके बीच का अगर आपको एंगल दिया है तो एंगल देखना है और लगाना है फॉर्मूले में, आपको आंसर मिल जाएगा, क्लियर, समझ आ गया। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है पहले वाले में, इफ 200 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ बॉडी 50 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स वही है तो एंगल कितना है 0 डिग्री, ठीक है, सिंपल है। तो उसने बोला वर्क डन दे रखा है, इस बार तो वर्क डन दे रखा है हमें 200 जूल, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा है 50 मीटर, हमें क्या निकालना है, इस बार फोर्स निकालना है। इस बार हमारे को क्या होगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया, हमें फोर्स की वैल्यू निकालनी है, तो हमें सिंपल लगाना है W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, क्योंकि जीरो एंगल है इनके बीच में तो कॉस 1 हो जाएगा, कॉस 0 1 होता है ना, ठीक है। ये अब देखते हैं इधर 200 फोर्स सिंपल आ जाएगा यहाँ से, इससे अगर इस फॉर्मूले से हम देखें तो इससे फोर्स मिल जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन एस, एस कितना है 50, याद रखिएगा मीटर में दे रखा है तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। सॉल्व करते हैं, 4 5 20, तो 4 न्यूटन आपका आंसर आ गया, क्लियर, समझ आ गया होगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, इधर उधर आपको सॉल्व करना है, फॉर्मूला एक ही है तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनते नहीं है, यहाँ पे लॉजिक आपको समझ आना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 में, अगला क्या है, वर्क डन है आपका 600 जूल, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है 40 सेंटीमीटर इन एंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो वर्क डन सीधा लगाते हैं, इस बार एंगल भी दे रखा है तो एफ एस कॉस 30 डिग्री आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। चलिए फोर्स वर्क डन कितना है 600, एफ कितना है, एफ निकालना है, एस कितना है 40 सेंटीमीटर तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड बाय 100, cos 30 कितना होता है √3/2, ठीक है। चलिए कैंसिल आउट करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 से घटेगा 2 आ जाएगा, 2 से घटेगा 5 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई लेके जाएंगे तो f इज इक्वल टू आ जाएगा 600 इंटू 5/√3, 600 5/√3, ठीक है, 6 5 जा 30, तो 30 ये हो गया आपका अपॉन √3, नीचे रैशनलाइजेशन करेंगे, जैसे रैशनलाइजेशन करेंगे या तो आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, तो ये आपका आ गया 1000√3 न्यूटन, ठीक है, ये आपका इस तरह से आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो मतलब आपने √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये रैशनलाइजेशन हो जाता है, इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं पावर की, व्हाट इज पावर। चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए पावर समझते हैं, है ना। अब पावर होता क्या है ये समझते हैं। पावर जो बेसिकली हम बात करते हैं, सपोज करिए 2 पर्सन्स हैं, एक पर्टिकुलर काम आपने डिसाइड कर दिया दोनों को, ठीक है, आपने बोला ये दोनों को कि ये काम करके देना है, एक जना गया, वो जाके उसने काम बहुत जल्दी करके ले आया, है ना, ये मान लीजिए वो 10 मिनट्स में आप वो काम कंप्लीट करके आ गया, क्लियर।
दूसरा वाला जो है वो उसको लगा टाइम लगा, ठीक है, वो 10 की जगह मतलब कैसे 15 मिनट में वो काम कंप्लीट करके आ गए। जैसे होता है ना, हमने क्वेश्चंस भी करे होंगे अपनी छोटी क्लासों में कि एक पर्सन है वो ब्रिक बनाता है, ब्रिक की वॉल बनाता है, तो उसको टाइम लग एक मतलब कंप्लीट करने में टाइम 10 दिन लगता है, ठीक है, एक बॉल बनाने में। दूसरा वाला उसको 5 दिन में बना देता है। तो ऐसा केस मान लेते हैं, तो पावर वहीं पे आता है। तो वो बोलता है जो जल्दी काम कर पाएगा ना तो उसके पास पावर ज्यादा है, जो लोग जल्दी काम कर पाते हैं उसके पास पावर ज्यादा होती है, और जिनके पास जो लेट करते हैं वो पावर कम है। तो इसीलिए हमने क्या पावर कंसेप्ट दिया। पावर होता क्या है बेसिकली समझ लेते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क करने का, है ना, किस तरीके से रेट से हो रहा है। रेट बेसिकली क्या होता है, अगर हम पावर की बात करें, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, पूरा टाइम टेकन भी लिख देते हैं, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, तो पावर ये हो जाता है आपका। सिंपल है, पावर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। क्लियर, ठीक है। अब इसकी यूनिट बात करें तो यूनिट होती है इसकी वॉट। यस, वॉट। जो घरों में बिजली के बिल आते वो आता है ना, बिजली का आपका वो देखा होगा, अप्लायंसेस आते हैं, बल्ब आया 9 वॉट का, तो इसकी यूनिट वॉट ही होती है। या फिर हम बात करते हैं जूल्स पर सेकेंड, जूल्स पर सेकेंड, है ना, जूल पर सेकेंड। एक सेकंड में कितने जूल एनर्जी या जितना जूल वर्क ये करता है, ठीक है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना, तो इस तरह से आपको ये पावर का फॉर्मूला मिलता है। फॉर्मूले आपको पता ही है, वर्क डन निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, सिंपल है, F इंटू एस, है ना। तो अगर हम उसको रख देते हैं, यहां पे क्या आ जाएगा, F इंटू एस, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ या तो आप सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए जो हमको पहले वर्क डन निकालिए, फिर टाइम से डिवाइड कर दीजिए, या फिर कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है, क्या हो जाता है, S अपॉन टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या होता है, वेलोसिटी, तो फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अगर कॉस 0 है तो F इंटू वी बन जाएगा, और अगर सपोज करिए कॉस 0 नहीं है, कुछ और एंगल है, तो वो एंगल आपको यहां रखना पड़ेगा। तो पावर के दो फॉर्मूले बन गए, एफ एस कॉस थीटा अपॉन टी, या एफ वी इंटू टी, फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस थीटा। ये फोर्स हो गया, ये हो गया वेलोसिटी, और ये हो गया कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का ही, ठीक है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट था, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, क्लियर। तो ये आपका पावर का एक फॉर्मूला और बन गया, समझ आ रहा होगा। चलिए एक दो क्वेश्चन देखते हैं। पहला वाला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट पावर, पावर कैलकुलेट करनी है 50,000 जूल, आपने क्या किया, वर्क किया है 50 सेकंड्स में, ठीक है। पावर का लगा देते हैं फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, ये तो फॉर्मूला होता है। तो वर्क डन कितना है 50,000 जूल्स अपॉन टाइम कितना है 50 सेकंड्स, एक जीरो से एक जीरो कटा, कैंसिल आउट करोगे, 1000 कितना आ रहा है वॉट, यूनिट क्या है इसकी, वॉट, क्लियर। तो ये पावर, इसका आंसर आ गया 1000 वॉट। आपको कभी कभी जब ये 1000, देखो जनरली पावर ना वॉट्स में 1000 2000 ऐसे में चलती है, तो हम क्या करते हैं, ये 1000 वॉट ना लिख के हम इसे लिखते हैं 1 किलोवाट। किलोवाट मतलब 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं। तो आपको क्या करना है, वॉट जो दिया है उसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो वो किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपका आंसर किलोवाट में आ गया। समझ आ गया, क्लियर। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, अगला सॉल्यूशन। ये समझ आ गया, किलोवाट अगर आपको दिखता है तो आप समझ जाइएगा वो 1000 वॉट है, जैसे 2 किलोवाट तो 2000 वॉट, समझ आ गया, इस तरह से रहना है। अगला फोर्स दे रखा है आपको 15 न्यूटन, और उस क्या हो रहा है, उसकी वजह से बॉडी क्या 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स मूव कर रही है, तो सीधा बात है पावर निकालते हैं। जब हमारी स्पीड आ जाती है तो हमें पता है फॉर्मूला क्या हो जाता है, एफ इंटू वी, पावर इज इक्वल टू एफ इंटू वी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स है cos 0 1 हो जाता है, सिंपल लॉजिक है, लगाते हैं, फोर्स आ गया 15, स्पीड आ गई 60, मल्टीप्लाई करेंगे 0 6 30 0 3 90, क्या आ गया यहाँ पे वॉट, 900 वॉट, 900 वॉट आ गया। या फिर हम अगर किलोवाट में अगर लिखना चाहते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं 0.9 किलोवाट, 1000 से डिवाइड कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। समझ आ गया, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं जो आपके पावर के साथ रिलेटेड होते हैं, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं रिलेटेड टू लिफ्टिंग ऑफ अ बॉडी, ठीक है। चलिए ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं, क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या होता है, ये टॉपिक की तरह भी पढ़ा जाता है। क्या बोला गया, एक बॉडी है, उसका मास है 50 kg, उसे लिफ्ट किया गया एक हाइट तक 80 kg तक। चलो हम जनरल केस में पहले इसको जनरल किसी तरह सॉल्व करते हैं, फिर हम उसको उसी फॉर्मूले जो निकलेंगे उनको यूज कर लेंगे। एक बॉडी है, उसका मास हम मान लेते हैं जनरल में m,
ठीक है, इसे लिफ्ट करके गए, एक हाइट तक आ गए, है ना, वो h हाइट तक आ गए। ठीक है, जनरली है ना, याद रखिएगा जब भी हम ये लिफ्ट करके जा रहे हैं ना इस तरीके से, तो हम बॉडी को क्या कर रहे हैं, बॉडी को कांस्टेंट स्पीड से लेके जा रहे हैं, हल्की स्पीड से, और जो स्पीड यहाँ है वही स्पीड ऊपर पहुंचा के कर लेंगे, मेंटेन कर लेंगे। समझ आ गया, जैसे रुकी भी थी तो वहां आके रोक देंगे। क्लियर, तो इस तरीके से हमने क्या किया, मूव करके लेके चले गए। क्लियर, अब वो बोल रहा है बताइए इसमें वर्क डन कैसे निकालते हैं। अब बात आता है वर्क डन कितना निकलेगा। देखिए ऑब्वियस बात है, बॉडी पे हमें पता है फोर्स लगाना पड़ता है तभी तो मूवमेंट होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की तो बात करते हैं। अब बॉडी का मास होता है m, बॉडी का तो मास m है, लेकिन जो फोर्स ग्रेविटी है वो उसे खींच कितने फोर्स से रही होगी, वो खींच रही है उसे mg वेट से खींच रही है। तो बॉडी का जो वेट होता है वही क्या हो जाता है, उसका फोर्स हो जाता है। तो वेट से बॉडी खींची चली जा रही है। अब अगर मुझे इसे उठाना है तो ऑब्वियस बात है, मुझे उठाने के लिए कम से कम तो कौन सा कितना फोर्स देना पड़ेगा, कांस्टेंट स्पीड से मूव कराने के लिए कम से कम कितना फोर्स देना पड़ेगा, mg ही देना पड़ेगा। जितना फोर्स नीचे से नीचे को बॉडी का वेट है लगा रहा है, उतना ही फोर्स तो ऊपर लगाऊंगा तभी तो मैं उठा पाऊंगा। अगर ये चौक है, ये चौक नीचे गिर रही है, गिरी हुई है, रुकी हुई है, ये अभी भी अट्रैक्ट हो रही है नीचे, है ना अर्थ की तरफ। अगर मुझे इसे उठाना है तो मिनिमम जो फोर्स लगाना है वो कितना होगा, वेट ऑफ द बॉडी। तो वेट ऑफ द बॉडी इसने लगाया, तो हमारे को समझ आ गया कि ये जो बॉडी है उसमें वेट ऑफ द बॉडी के बराबर फोर्स लगाना है mg, और जाएगा कितना लिफ्ट होके, h हाइट तक, कितने तक, h हाइट तक लिफ्ट होके जाएगा। तो हमें फोर्स पता लग गया mg, और हाइट तक कितना मूव करना है h। एंगल कितना है बीच में 0, तो cos 0 1 होता है ना। तो आप सिंपल लगाएंगे, वर्क डन कितना आ जाएगा, फोर्स है mg और हाइट कितना मूव किया mg h। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सिंपल लॉजिक है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगाएंगे। चलिए, तो ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला बन गया। अच्छा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, आगे जाके यही जो है हम जब एनर्जी पढ़ेंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। यही वर्क डन जाके स्टोर हो जाता है बॉडी के अंदर एज पोटेंशियल एनर्जी। हम इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर प्रॉपरली है ना बात करें तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो वर्क डन का फॉर्मूला मिल गया हमें mgh। चलिए लगा देते हैं, क्वेश्चन भी दिया हुआ है हमारे को 50 इसका मास है, g की वैल्यू है आपकी 10 दे रखी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, h कितना हो गया आपका 8। तो आप रख लीजिए, हाइट मीटर में, अगर सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मास केजी में ही रहता है तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, 8 5 40, 2 जीरो और हैं तो 2 जीरो और आ गए, तो इतना 4000 जूल। तो ये 4000 जूल आपका क्या आ गया, वर्क डन आ गया। क्लियर, यहां तक समझ आ गया, सिंपल लॉजिक। अब पावर निकालना है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। लॉजिक लगाना है, सिंपल लगा देते हैं, पावर इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो टाइम भी दे रखा है 5 सेकंड्स, टाइम कितना दे रखा है 5 सेकंड में ये सारा जो काम हुआ ये किसमें हुआ, 5 सेकंड्स में हुआ। चलिए वर्क डन सीधा लगा देते हैं, वर्क डन अपॉन टाइम, तो कर देंगे कैंसिल, 5 सेकंड्स है ना, 5 सेकंड, तो 5 से काटेंगे 800 वॉट, 800 वॉट का क्या हो गया, पावर कंज्यूम्ड हुआ है इसको करने के लिए। ठीक है, समझ आ गया होगा। तो बहुत बेसिक्स हैं, सिंपल फॉर्मूले हैं, 2 फॉर्मूले हैं, एक तो आपका सिंपल है F इज इक्वल टू, है ना, अगर यूज करते हैं वर्क डन के लिए F इंटू एस कॉस थीटा, ये आपका वर्क डन हो गया। आपको कभी कभी याद भी होना चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो पुराना यूज करवाएंगे, F इज इक्वल टू एम वाला भी पार्ट यूज करना पड़ सकता है। और पावर का फॉर्मूला हो गया वर्क डन अपॉन टाइम। अगर वर्क डन दे रखा है तो अच्छा है, अपॉन टाइम करेंगे सॉल्व हो जाएगा। वर्क डन नहीं दिया तो वर्क डन निकालेंगे एफ एस कॉस थीटा से। सब कभी कभी वेलोसिटी दी जाती है तो वहां पे क्या करेंगे, एफ इंटू वी इंटू कॉस थीटा, वो आप लगाएंगे, अपने यहाँ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्या होता है, पावर एंड वर्क, ये दोनों चीजें समझ आ गई होंगी आपको। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एनर्जी क्या होता है, उसके टाइप्स ऑफ एनर्जी, उसके कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में हम समझेंगे। चलिए आज के लिए इतना